की शुरुआत करते हैं। अभी रिसेंटली अगर हम लोग निफ्टी 50 का चार्ट देखें तो जहां हम ट्रेड कर रहे हैं वो 22,950 23,000 के आसपास की टेरिटरी में हम लोग अभी ट्रेड कर रहे हैं। बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट को सुनिएगा। आज का पूरा सेशन डेडिकेटेड है इंट्राडे कैसे आप लोग प्लान करते हैं अपनी पोजीशंस को ऑप्शन बायर्स के लिए, ठीक है। किस तरीके से आपकी पोजीशंस बननी चाहिए और उसी के साथ आपके ट्रेड प्लान क्या होने चाहिए, ठीक है। ट्रेड प्लान के कई सारे पार्ट होते हैं, जैसे कि आपका क्वांटिटी कितना रहेगा पोजीशन साइज़ की, ठीक है। उसी के साथ कि नंबर ऑफ़ ट्रेड्स कितने किए जा सकते हैं। कई लोग रिवेंस ट्रेडिंग करते हैं सर, है ना। रिवेंस ट्रेडिंग में आपका काफ़ी पैसा चला जाता है, तो आपको पहले से एक लिमिट पता होना चाहिए कि इंट्राडे में आप कितनी पोजीशंस प्लान करते हैं। एक एक पॉइंट पे हम लोग चलेंगे। सबसे पहले निफ्टी 50 के चार्ट को थोड़ा सी बात कर ली जाए, जिससे ये समझ आए कि आप अपनी एक अच्छी पोजीशंस को बड़े रिस्क रिवॉर्ड के लिए कैसे प्लान करते हैं। देखिए, बहुत साधारण चीज़ों पर बात करूँगा और जितना आसानी से आपको चीज़ें समझाई जा सकती हैं उतनी आसानी से समझाऊंगा, लेकिन इतना इफेक्टिव होगा कि आप लाइव मार्केट में जाकर कभी भी इन चीज़ों को ट्रेड करेंगे तो आपको इसके परिणाम बहुत घातक मिलने वाले हैं। समझिए, अभी रिसेंटली अगर हम लोग जब भी अगले दिन के लिए, जैसे मंडे के लिए अगर निफ्टी 50 को प्लान करने की कोशिश करें तो क्या हम लोग देख सकते हैं, वो देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले निफ्टी 50 की क्लोजिंग देखनी चाहिए। किसी भी प्राइस के देखने की शुरुआत अगर अगले सेशन के इंट्राडे पर्पस से कर रहे हैं तो सबसे पहले उसकी क्लोजिंग पर आकर हमको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अगर निफ्टी 50 की सिर्फ क्लोजिंग को देखा जाए तो आप देखेंगे कि क्लोजिंग के समय भाव गिर कर बंद हुआ, ये एक नेगेटिव साइन हुआ। नेगेटिव साइन का मतलब ये नहीं कि प्राइस पूरी तरीके से गिर जाएगा, नहीं। शुरुआत कमज़ोर भाव के साथ हो सकती है और गिरना चाहे तो गिर भी सकता है। वो गिरावट तब होगी जब ट्रिगर प्राइस ब्रेक होंगे। जैसे कि निफ्टी 50 के लिए इस पूरी रैली के बाद जो सपोर्ट एरिया है ये वो कंसोलिडेशन फेज़ है। इसी कंसोलिडेशन फेज़ को भी हम लोग समझेंगे, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ठीक है। ये 22,900 का लेवल है। जब निफ्टी 50 22,900 को ब्रेक करके क्लोज करे और जैसे ही 22,900 को, अब देखिए कई बार क्या होता है, कई लोग बोलते हैं कि मैं प्राइजेक्शन को ठीक देख लेता हूँ, प्राइजेक्शन को ठीक देखने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को ट्रेड कर रहा हूँ। मान लेता हूँ आप रेंज ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को ही ट्रेड करें। देखिए, रेंज ब्रेकआउट ब्रेकडाउन अभी हम लोग इंट्राडे सेशन के पर्पज से बात करेंगे तो समझेंगे। ये रेंज ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन है, ये रेंज बना है, ये हाई ब्रेक हुई, ये मोमेंटम शिफ्ट हो गया, ठीक है, हायर साइड। इसको एक्यूमुलेटर्स जोन कहते हैं। यही इसी का इम्पैक्ट है कि प्राइस यहाँ तक चल कर आया है। अब दोबारा से हम लोग एक रेंज में हैं, ठीक है। तो कई लोग बोलते हैं कि मैं प्राइस एक्शन को ठीक देख लेता हूँ, प्राइस में कोई तकलीफ नहीं है, ब्रेकआउट बहुत अच्छे से देख लेता हूँ, रीड अच्छा करता हूँ, उसके बावजूद एसएल हंटिंग होता है। अगर आप अच्छे से देख लेते तो हमेशा ही आपको हिस्टोरिकल डेटा पर बिलीव करना है। हिस्टोरिकल डेटा से मेरा मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप 4 महीने 8 महीने या साल भर पहले के प्राइजेक्शन को जाकर देखें, नहीं। पिछले दिन क्या हुआ है उस पर नज़र रखना आपके लिए सबसे ज़रूरी होता है। अगर आप देखें तो ये कंसोलिडेशन फेज़ है। इस कंसोलिडेशन फेज़ के अगर हाई ब्रेक होंगे तो मोमेंटम हायर साइड शार्प हो सकता है। क्यों, कैसे कहा जा सकती है ये बात कही जा सकती है इस प्राइजेक्शन बिहेवियर से, क्योंकि मोमेंटम हायर साइड है, हायर राइज के फॉर्मेशन में मजबूत भाव और मजबूत हो सकता है। अब यहाँ पर जब इसके लो ब्रेक होंगे, 22,900 ब्रेक होगा, तो अगर आप गौर करें तो हिस्टोरिकल डेटा कहता है कि इसके जस्ट पहले एक कंसोलिडेशन छोटा सा जोन, ये भी मतलब 900 के नीचे आप पोजीशन बनाइएगा एक कैंडल की क्लोजिंग पर तो 890 880 तक आपके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होंगे और वहाँ ऑर्डर एग्जीक्यूशन के बाद यहाँ पर डायरेक्टली आपको 850 के आसपास फिर से एक बायर जोन मिल जाएगा। तो आपका जो टारगेट होगा वो क्या 20 पॉइंट होगा क्या, निफ्टी का नहीं हो सकता है। और ऐसे में आपका एसएल एरिया इसी रेंज के अंदर होगा। और अगर ये बायर थोड़े भी शार्प हुए, क्योंकि ये बाइंग साइड का पूरा प्राइस है, लोअर लेवल से हर जगह खरीदार बैठे हैं, तो थोड़ी भी शार्प बाइंग हो गई तो प्राइस दोबारा लौट के इसी जोन में, तो एसएल हंटिंग हो गया कि नहीं हो गया। तो हमारी समझदारी ये होती है कि प्राइस के एसएल एरिया को कैसे प्लान किया जाए। अब यहाँ पर अगर आप शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं तो ये सही टाइम फ्रेम नहीं है शॉर्ट सेलिंग के लिए। 5 मिनट का टाइम फ्रेम, आपको अपने टारगेट बड़े करने होंगे और एसएल एरिया बड़ा करना होगा अगर शॉर्ट करने के लिए देख ही रहे हैं तो। देखिए, प्रॉपर एक इंट्राडे ट्रेडर, अगर आप ऑप्शन बायर हैं, फ्यूचर्स को ट्रेड करते हैं और हेजिंग नहीं समझते हैं, तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाता है कि आप अपना टाइम फ्रेम पर जो बिलीव कर रहे हैं वो बहुत बेहतरीन होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप ट्रेड क्या करने जा रहे हैं। अगर मैं इस रैली के अपोजिट में कोई भी शॉर्ट की पोजीशन लूंगा तो मेरा टारगेट इस पूरी रैली का नियर अबाउट 60% होना चाहिए। मैं 30 या 40 पॉइंट के लिए नहीं जाऊंगा। अब
ठीक है। हाँ, अगर हाई ब्रेक हुए तो मैं 40 पॉइंट के लिए ट्रेड करूंगा, दोबारा से एंट्री करूंगा, फिर 30 से 40 पॉइंट के लिए ट्रेड करूंगा, दोबारा से एंट्री करूंगा, फिर 30 से 40 पॉइंट के लिए ट्रेड करूंगा। क्यों? वो हायर हाइज का फॉर्मेशन है, ट्रेंड रिजम्पशन हो रहा है, तो कहीं से भी लौट सकता है। तो छोटे छोटे से टारगेट को मैं अचीव करते हुए आगे बढ़ता रहूंगा जब तक मोमेंटम हमारा बहुत आसानी से दे रहा है तब तक। यही काम डाउन साइड नहीं कर सकते। क्यों? ट्रैपिंग की संभावना है। प्राइस बायर साइड है और हम अगर बायर साइड के प्राइस में शॉर्ट की पोजीशन ले लें तो ट्रैप तुरंत हो जाएंगे अगर हमारा ऐसा एरिया अच्छा नहीं। अच्छा, अब मैं 30 पॉइंट 22,900 के नीचे शॉर्ट करूं और 22,830 का 850 का टारगेट रखूं, वो भी मुझे मिलने से पहले प्राइस आए और ये ऐसा हिट कर दे। और आप बोलिए कि नहीं इस रेंज के ऊपर ऐसा रखिए, तो बताइए ये 22-23,020 का प्राइस है, 900 पे शॉर्ट कर रहा हूँ मैं, 30 पॉइंट का टारगेट ले रहा हूँ और 130-100 पॉइंट का मैं ऐसा ले लूँ, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेरे किसी भी फेवर में नहीं आ सकता है। तो ये पूरी तरीके से गलत पोजीशन साइजिंग के साथ आप ट्रेड कर रहे हैं, गलत नैरेटिव के साथ आप जा रहे हैं। कैसे इसको सही किया जाए बताइए? इसको हम सही करते हैं दूसरे तरीके से। देखिए, हम लोग एक शॉर्ट के लिए यूज़ करते हैं एटीएम हाई। मैं बहुत ध्यान से समझा दूंगा, बहुत अच्छे से समझिए, ठीक है। एटीएम हाई, एटीएम हाई जब आप यूज़ करते हैं तो एटीएम हाई में मैं आपको बोलता ही रहता हूँ कि प्राइस में कभी भी अगर हाई के साथ अगर आप शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं तो आपके टारगेट, मैंने अभी बोला 60% टोटल रैली का, जैसे ये प्राइस 22,500 से चलकर 23,000 हो गया, तो 500 पॉइंट की रैली है, 500 पॉइंट की रैली का 60% 300 पॉइंट का टारगेट। अगर यहाँ कहीं आप शॉर्ट कर दें तो प्राइस को 22,700 या 22,600 ये आपका टारगेट होना चाहिए। इसके लिए आप ट्रेड कीजिए। अगर आप प्राइस एक्शन पे भी देखें, ये लो अगर ब्रेक हो गए, ये सपोर्ट जोन गया, तो अगला टारगेट इसका क्या होना चाहिए? 22,720 आ गया ना, वही जोन जो हम लोग चाहते हैं। अब 300 पॉइंट के लिए 70-80 पॉइंट का रिस्क प्लान किया जा सकता है, 30 पॉइंट के लिए तो नहीं किया जा सकता है। बात क्लियर हो रही? अब एटीएम पर अपनी पोजीशंस का एग्जीक्यूशन कैसे करते हैं? बड़े टारगेट हमको सिर्फ एटीएम हाई ही दे सकता है, बस बशर्ते हमको अपना टाइम फ्रेम पता हो। जैसे 5 मिनट का टाइम फ्रेम शॉर्ट सेलिंग के लिए कभी भी अच्छा नहीं। अच्छा, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा आपको बहुत अच्छे से समझा दूं, पहले समझ लीजिए टाइम फ्रेम किस तरीके से महत्वपूर्ण है। देखिए, प्राइस का जब मेजर ट्रेंड डाउन साइड होगा तब आप लॉन्ग करने की पोजीशंस आवरली या 2 आवरली टाइम फ्रेम पर लॉन्ग करेंगे, जब आपको श्योर शॉर्ट कंफर्मेशन मिलेगा या आपके एसएल एरिया छोटे हों। देखिए, अब कभी भी लॉन्ग करने में जब प्राइस का मेजर ट्रेंड डाउन है, लॉन्ग करने में छोटे एसएल बार बार हंट किए जा सकते हैं, लेकिन एक मेजर एसएल एरिया हंट नहीं किया जा सकता। अगर ये डब्ल्यू फॉर्मेशन में तब्दील होना है तो प्राइस नीचे तक तो आएगा, लेकिन लो ब्रेक करने से पहले लौटेगा। लेकिन अगर आपने छोटा एसएल रखा तो आप मारे जाएंगे। जैसे अगर मॉर्निंग में आप यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग की कोशिश करते तो ये एसएल एरिया रखते तो प्राइस ने इसको हिट कर दिया है। लेकिन अगर आप आवरली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग का एसएल रखते तो कोई क्लोजिंग आपको इसके ऊपर नहीं देखने को मिलेगी। तो कभी भी ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन अगर आप कोई ट्रेड प्लान कर रहे हैं, प्रीवियस ट्रेंड यहाँ क्या है? पॉजिटिव है, तो हायर टाइम फ्रेम पर प्लान होना चाहिए पहला ट्रेड। एक बार ट्रेंड आ जाए उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम पर छोटे छोटे ट्रेड किए जाते हैं। लेकिन ट्रेंड के फेवर में आप छोटे टाइम फ्रेम 5, 10 या 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर सकते हैं आसानी से। इन चीज़ों को, इन पॉइंट्स को बहुत ध्यान रखिए जो मैं बोल रहा हूँ। अब देखिए, एटीएम हाई प्रॉपरली शॉर्ट करने के लिए एक ट्रेड प्लान की तरह काम करता है। हम हमारे एग्जिट, एंट्री और छोटे स्टॉप लॉस सब कुछ इसी से प्लान होंगे, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सब कुछ इसी में है, बस समझना आना चाहिए। देखिए, एटीएम को यूज़ करते हैं किस तरीके से? कोई प्राइस हायर हाइज, जैसे ये प्राइस हायर हाइज, अब मैं एटीएम लगा लूँ तो प्राइस इसके नीचे आएगा, लौट कर इसके ऊपर, एक बार नीचे आया, ऊपर गया, स्विंग हाई ब्रेक कर गया। अब हम लॉन्ग नहीं करेंगे, शॉर्ट नहीं करेंगे किसी भी हालत में। फिर पहली बार आया, ऊपर गया, ये स्विंग हाई ब्रेक कर गया। ये स्विंग हाई ब्रेक करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ पर, ठीक है। अब हम शॉर्ट नहीं कर सकते। प्राइस दोबारा इसके नीचे आया, फिर ये हाई ब्रेक कर गया, फिर शॉर्ट नहीं कर सकते। हमको वेट करना है एक अच्छे सेलर के लिए। हमको शॉर्ट सेलिंग के लिए एक अच्छी सेलिंग क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होगी। अच्छी सेलिंग क्वांटिटी सर वो होती है जब एम फॉर्मेशन में प्राइस तब्दील हो। एम फॉर्मेशन में प्राइस तब तब्दील होता है जब हैवी सेल जोन आता है। हैवी सेल जोन क्या होता है पता है? प्राइस इस तरीके से चल रहा है, अब लोअर लेवल पे खरीदे गए बायर्स अगर अपनी पोजीशन बुक करें तो उनके थाउजेंड्स ऑफ ऑर्डर्स एक बार में, इतनी बड़ी क्वांटिटी आप बुक नहीं कर सकते। आप 30% ऑर्डर एग्जीक्यूशन करेंगे, प्राइस एक हिट लेगा। लोअर लेवल पे खरीदार बैठे हैं, रिटेलर थोड़ा खरीद कर दोबारा प्राइस पहुंचाएंगे, आप बाकी की 70% क्वांटिटी में से 30% फिर काट देंगे। अब प्राइस लो ब्रेक कर जाएगा, अब मोमेंटम आएगा, तो 60 to 70% प्रॉफिट बुकिंग हो गई ना। तो एम फॉर्मेशन टॉप पर दोनों बार बिकवाली हुई। एक रिट्रेसमेंट के बाद जब दूसरा रिट्रेसमेंट हो तो लास्ट स्विंग हाई नहीं जाना चाहिए। और इसको पकड़ने का सबसे बेहतरीन तरीका एटीएम हाई है। पहली बार एटीएम हाई के नीचे प्राइस आए और स्विंग हाई ब्रेक कर दे तो ये फर्स्ट टाइम हमारे लिए किसी काम का नहीं रह गया। फिर पहली बार आई ये हाई ब्रेक कर दे तो फिर ये पहली बार ही माना जाएगा, फिर फर्स्ट टाइम है हाई ब्रेक कर गया।
अब ये फिर फर्स्ट टाइम है, फिर हाई ब्रेक कर गया सर। तो अभी तक हम शॉर्ट सेलिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस बार जब ये नीचे आया तो 8 EMA इस तरीके से नीचे की तरफ झुकेगा। देखिए जितनी बार 8 मूविंग एवरेज, 8 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, स्मूथिंग लाइन को चेंज किया है, EMA नहीं, SMA ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आप चेंज कीजिए, देखिए ये वॉल्यूम है, यहाँ पर हम लगा लें पहले एक बार। देखिए मूविंग एवरेज पर आ जाइए, सेटिंग्स को समझ लीजिए, ठीक है। कई बार हम लोगों ने प्रीवियस बहुत सारे सेशन 8 EMA पर किए हैं, लॉन्ग करने पे कल का ही सेशन मैंने किया है, ठीक है। और अच्छा, शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ क्यों रहे हैं? क्योंकि एसएल एरिया हमारा छोटा है और प्राइस की क्लोजिंग निफ्टी जो बता रही है वो बियरिश है, प्राइस की क्लोजिंग बियरिश है। अगर किसी को शॉर्ट सेल करना है तो, और छोटे टाइम फ्रेम पर कर नहीं सकते क्योंकि तुरंत हाई ब्रेक हो सकता है। अब हम लोग हायर साइड निफ्टी का मोमेंटम कम देखेंगे जब 23,000 के ऊपर की 1 घंटे की कोई क्लोजिंग मिल जाए, और जो क्लोजिंग मिले उस कैंडल के हाई ब्रेक होने लगे तो हमारे लिए हायर साइड मोमेंटम ट्रेंड रिजम्पशन हो गया। और जैसी क्लोजिंग है वो वीकनेस की क्लोजिंग है, अगर प्राइस थोड़ा ऊपर खुल के फिर से नीचे आए, ये लो ब्रेक कर दे तो शॉर्ट सेलिंग बहुत एग्रेसिव हो जाएगी। तो बड़े टाइम फ्रेम पर चलिए, अब हम लोग क्या करें बड़े टाइम फ्रेम पर। पहले यहाँ पे मैं समझा दूं, अब ये 8 EMA लग गया, थोड़ा सा इसको अलग कलर में अगर आप देखना चाहें तो इसका यहाँ विजिबिलिटी चेंज कर सकते हैं, इतना काम आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इस तरीके से कोई भी आप बताइए, मैं लगा दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा डार्क कर दूँ, ये लीजिए, बहुत ध्यान से समझिए सिर्फ। प्राइस देखिए एक बार इसके नीचे आता है, नीचे आने के बाद ऊपर गया, अब ये ऊपर जाने में ये हाई ब्रेक कर रहा है तो हमारे लिए ये फिर वही हो गया। अब ये नीचे जाने के बाद ऊपर गया, हमारे लिए फिर वही हो गया। अब ये फिर यहाँ पर गया, यहाँ पर ये नीचे आने के बाद दोबारा इसी हाई को ब्रेक करने से पहले पहले नीचे आ गया, देख पा रहे हैं, इसी हाई को ब्रेक करने से यहीं पर ये कंसोलिडेशन चल रहा था। तो देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप इसको इतना शार्पली नहीं यूज़ करेंगे, किस टाइम फ्रेम पर करेंगे, आवरली, क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव है। 8 EMA लो आप यहां पर बहुत शार्पली यूज करेंगे लॉन्ग करने के लिए क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव है, और 8 EMA हाई आप उतना शार्पली यूज नहीं कर सकते, क्यों, यहां पर ट्रेंड पॉजिटिव है, इसी वजह से नहीं कर सकते। लेकिन आवली टाइम फ्रेम पर जाइए, मैं इसके स्ट्रक्चर आपको पहले बहुत अच्छे से दिखा दूं, समझ लीजिए। देखिए यहां पर अगर आप गौर करें तो ये 8 EMA से पहले स्ट्रक्चर बन रहा था, यहां पर ये प्राइस 8 EMA के ऊपर से एक बार लौटा, एक बार लौटने के बाद जब प्राइस दोबारा गया तो देखिए स्विंग हाई को ब्रेक करने से पहले नीचे आ गया। अब यहीं पर हमारी शॉर्ट सेलिंग बनती है, ये एसएल एरिया है। अब बताइए आप क्या टारगेट लीजिएगा, सोच कर देखिए आप यहां पर शॉर्ट करने पर क्या टारगेट लीजिएगा। ये एसएल एरिया है और इसके बाद जो मोमेंटम ट्रिगर हो रहा है, इनिशियल मोमेंटम, पहला देखिए गैप डाउन, अगले दिन फिर गैप डाउन, प्राइस नीचे। इनिशियल मोमेंटम जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 3.6 आपको दिखा रहा है, देख पा रहे हैं। इतना बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये सिर्फ 8 EMA से संभव है। अब देखिए दोबारा फिर इसी तरीके से प्राइस हायर हाइस के फॉर्मेशन में है, ये हाई ब्रेक हुए, एक नया हाई बना, एक बार नीचे आया, दोबारा ऊपर गया, तो इस हाई के बाद हाई ब्रेक होने से पहले पहले गैप अप किया और एक कैंडल दोबारा आकर क्लोज किया। ये जो दोबारा की कैंडल है यही एम फॉर्मेशन के बनाने की शुरुआत करता है, ठीक है। एक प्रॉफिट बुकिंग के बाद दोबारा एक दूसरी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर हो गई। अब यहाँ पर जब आप शॉर्ट सेलिंग करेंगे तो ये एसएल एरिया है, टारगेट बताइए आप क्या लीजिएगा, ठीक है। यहां पर इसीलिए हम 8 EMA पर इस वजह से नहीं काम कर रहे हैं कि ट्रेंड नेगेटिव। देखिए जब हायर हाइस का फॉर्मेशन हो और उस समय एक स्विंग हाई लगने पर और ये लो ब्रेक होने से पहले हम शॉर्ट कर रहे हैं तो रिस्क तो ले ही रहे हैं। लेकिन 8 EMA में क्या है, हमारा ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत फेवरेबल है जब आप आवरली टाइम फ्रेम या 2 घंटे के टाइम फ्रेम पर काम कर रहे हैं तब। अब ये एसएल एरिया है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर आपकी 22,680 पर एंट्री है और ये एसएल जा रहा है 22,790, 800 मान लेते, 120 पॉइंट का एसएल है। 120 पॉइंट के अगेंस्ट में अगर आप सिर्फ अपना टारगेट ही प्लान कर ले, मैं यहाँ पर दिखाऊँ शॉर्ट का पोजीशन है, ये आपने रखा, ये आपका एसएल एरिया हुआ और ये देखिए ये टारगेट आपके सामने आ रहा है, देख पा रहे हैं 6.8। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर फोकस कीजिए, जबकि मैं पूरा मैं सिर्फ इनिशियल टारगेट ले रहा हूं, जहां पर यहां पर देखिए इंपैक्ट खत्म हो गया, प्राइस घूमने लगा, तो यहां पर आप एग्जिट कर लेंगे। 1 के बदले 6, 120 पॉइंट दे रहे हैं तो आप 600 साढ़े 600 पॉइंट टारगेट कर रहे हैं। यही यहां पर है। अभी रिसेंटली देखिए क्या हुआ बताइए, ये देखिए मूविंग एवरेज की मूविंग एवरेज की कर्विंग पे ध्यान दीजिए सिर्फ। यहां पर प्राइस ये हाई लगाया, हाई लगाने के बाद इस हाई के ऊपर की कोई क्लोजिंग नहीं है और हम दोबारा इंपैक्ट में लौट आए। अगर यहां पर आप प्रीवियस टाइम यही गौर करें तो प्राइस एक बार नीचे आने की कोशिश किया, गैप डाउन करके देखिए हाई ब्रेक करके गया, यहां पर नीचे आने की कोशिश किया, अगली कैंडल इस हाई से पहले नीचे आने की क्लोजिंग की कोशिश कर रहा था, देखिए हैमर बना के ऊपर जाके क्लोज किया। इस तरीके के प्राइस एक्शन स्ट्रांग प्राइस दिखाते हैं, ठीक है। अब यहां पर प्रॉफिट बुकिंग की संभावना इसलिए आ जाती है क्योंकि एक बार प्राइस नीचे आने की कोशिश किया, दूसरी बार टच करके नीचे आ रहा है। ये पहली क्लोजिंग बस यहां पर नहीं मिली है, यही आपके लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिए। यहां पर अगर आप गौर करें तो हमको एक इंपैक्ट सेलिंग मिली थी, फिर यहां से इंपैक्ट सेलिंग दोबारा आई,
यहाँ पर अगर आप गौर करें तो पहले इम्पैक्ट सेलिंग मिली, फिर यहाँ पर दोबारा सेलिंग आई। यहाँ पर हमको इन्वर्टेड हैमर मिला, मतलब इम्पैक्ट सेलिंग की शुरुआत तो थी, फिर दोबारा इम्पैक्ट सेलिंग आई। तो हमारे लिए एसएल एरिया भी बहुत छोटा है। अगर यहाँ से प्राइस गिरा, सिर्फ इतनी ही गिरावट कर दे, तो भी हम 1:4 को ट्रिगर कर देंगे। एक के बदले 4 रुपया कमाने की पूरी क्षमता यहाँ भी रख रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से मूविंग एवरेज पर देखिए, सिर्फ हमने क्या किया बताइए, निफ्टी 50 के 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हमने सिर्फ क्लोजिंग पर बिलीव किया, और क्लोजिंग हमसे कह रही है कि हम नेगेटिव स्ट्रक्चर के साथ क्लोज किए। कोई प्राइस पूरे दिन चलता रहे, गिरावट के समय गिर कर बंद हो, अगले दिन की शुरुआत कमजोर भाव के साथ होगी, ये हमारा पहले से मानना होता है। कोई प्राइस पूरे दिन गिरता रहा हो, क्लोजिंग के टाइम पर चढ़कर बंद हो, उस प्राइस में अगले दिन की शुरुआत पॉजिटिव स्ट्रक्चर के साथ होगी, ये हमारा पहले से मानना होता है। ये प्राइस पहले से बहुत पॉजिटिव रहा है, लेकिन कल की जो क्लोजिंग हुई वो गिर कर बंद हुआ, तो इस प्राइस का जो स्ट्रक्चर आगे हो सकता है, मंडे की शुरुआत कैसे हो सकती है, नेगेटिव। प्राइस या तो नेगेटिव खुले उसके बाद पॉजिटिव हो जाए, अलग बात है। प्राइस खुलने के बाद गैप डाउन करे, गैप डाउन के बाद हाई ब्रेक कर दे, अलग बात है, लेकिन शुरुआत नेगेटिव होगी। लेकिन अगर नेगेटिव ओपनिंग से ट्रेंड भी रिजम्पशन कर जाए कि प्राइस थोड़ा सा ऊपर खुल के लो ब्रेक कर दे, तो नेगेटिव क्लोजिंग और नेगेटिव ओपनिंग ये ट्रेंड को बुलावा देगी और प्राइस में ये स्ट्रक्चर बहुत तेजी से ट्रिगर करेगा। अच्छा, अब यहां पर बात आती है, अब ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट को क्लियर कीजिएगा। देखिए, एटीएमआर पर कल भी हम लोगों ने सेशन किया। ट्रेंड रिवर्सल और ट्रेंड रिट्रेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है, ये भी कल हम लोगों ने रात का सेशन आप जाकर देखिएगा। चैनल को ओपन कीजिए, 1 बाय 1 एक एक सेशन को देख सकते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे डायरेक्टली आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। वहाँ पर हम लोग बेसिकली हैजिंग में काम करते हैं। तो हैजिंग की पोजीशंस कैसी होती है, जैसे आप लोग एक कॉल बाई करते हैं जब भी प्राइस ऊपर जाना होता है, एक पुट बाई करते हैं जब भी प्राइस का नीचे जाना होता है। हम लोग एक साथ 4 पोजीशन ट्रिगर करते हैं, स्प्रेड्स में 2 पोजीशन ट्रिगर करते हैं, स्ट्राइक प्राइस अकॉर्डिंगली चूज करते हैं। तो कौन से स्ट्राइक प्राइस लिए जाएँ, कैसे पोजीशंस हैजिंग की बनती है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर आपकी क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। एक आपको अप्रोच मिलता है कि हाँ, बाजार में कॉल और पुट बाई के अलावा भी और भी तरीके हैं बाजार में काम करने के, वो आपको समझना चाहिए, ठीक है। जहां पर लॉसेस की संभावना ना के बराबर होती, इस तरीके के बाजार में ऑप्शन बायर कुछ नहीं कर सकता। ये बायर का मार्केट है, ऑप्शन बायर का। लेकिन ऑप्शन बायर का मार्केट तब है जब आपका स्किल शार्प है। स्किल शार्प होता नहीं है किसी ट्रेडर का शुरुआत में, उसके लिए बहुत टाइम चाहिए, स्किल को लाने के लिए समय चाहिए, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और प्राइजेक्शन पे आपकी बहुत कमांड होनी चाहिए, वही काम मैं आपको करा रहा हूँ, प्राइजेक्शन पे आपकी कमांड कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब इस बाजार में जिनका स्किल शार्प है वो भी रह जाते हैं, कारण क्योंकि मोमेंटम ही डेड हो गया। अब मोमेंटम ही डेड हो गया तो क्या ही ट्रेड कीजिएगा, ठीक है। तो स्किल जिनका है वो इसको एलिमिनेट करना कि इस जोन को वो ट्रेड नहीं करेंगे, नॉन ट्रेडेबल जोन मानते हैं, और इसको पकड़ना कि अब प्राइस ट्रेडेबल है। तो ये आइडेंटिफिकेशन करना कि कब ट्रेड करना है और कब नहीं करना है, ये एक अल्ट्रा लेवल की बात है सर। जब तक आप 3 से 4 साल बाजार में अच्छे परफेक्शन के साथ काम नहीं करेंगे, इन चीज़ों पर काम नहीं कर पाएंगे। तब तक सिर्फ एक काम किया जा सकता है, हैजिंग। हैजिंग कैसे होती है, डिस्क्रिप्शन में आपके पास टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ देखिए हमारे ट्रेडर क्या पोजीशन ट्रेड करते हैं और कॉन्जिक्यूटिव प्रॉफिट्स के साथ हम लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर जो इंट्राडे ये जोन बनते हैं, ये टाइम देखिए, टाइम ड्यूरेशन के साथ इंट्राडे पोजीशंस को जब आप प्लान कर रहे हैं तो कैसे प्लान की जाते हैं, ये देखिए। प्राइस इस स्ट्रक्चर के अंदर है। यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम को देखेंगे तो देखिए, प्राइस के स्ट्रेंथ में या वीकनेस में जो 3 सहायता करते हैं चीज़ें, वो उसकी स्ट्रेंथ, पहली तो उसकी मजबूती। भाव अगर मजबूत होगा तो ही आगे चलकर जाएगा। अगर मैं बोलूं कि ये एक रैली रेस है सर, 10 किलोमीटर का है, आप दौड़ेंगे, आप अगर स्ट्रांग होंगे तो ही हम ही भरेंगे, नहीं होंगे तो नहीं भरेंगे। तो प्राइस तभी चलेगा जब उसमें मजबूती होगी, मतलब कि स्ट्रेंथ, सबसे पहला साइन। दूसरा, इम्पैक्ट ऑफ बाइंग, जिसको हम मोमेंटम बोलते हैं। आप कितनी भी खरीदारी कर लीजिए, अगर हर जगह बिकवाल बैठे हैं और रिटेलर्स ने छोटी छोटी क्वांटिटी एक्यूमुलेट कर ली तो मोमेंटम नहीं आने देंगे। प्राइस 2 रुपया चलेगा, वहाँ पे वो प्रॉफिट बुकिंग कर देंगे, फिर 1 रुपया नीचे। 3 रुपया फिर चलेगा, वो प्रॉफिट बुकिंग कर देंगे, प्राइस फिर 2 रुपया नीचे। तो इम्पैक्ट ऑफ बाइंग कभी नहीं आ पाएगा। इसको हम कहते हैं रिटेलर्स का वेटेज प्राइस पर कम होना चाहिए। तीसरा होता है टाइम साइकिल। टाइम साइकिल एक गैन थ्योरी है। टाइम साइकिल का एक सिंपल प्रोसेस ये है, ये देखिए, ये टाइम साइकिल है। टाइम साइकिल में अगर आप गौर करें तो यहाँ पर सिर्फ आपको ये देखना होता है कि प्राइस का मोमेंटम डेड हो गया है। जब भी प्राइस में बॉडी साइज कैंडल्स के फॉर्मेशन छोटे होने लगे तो मोमेंटम डेड हो जाता है, और अगर वो एक रेंज बना ले तो वो हमारे लिए नॉन ट्रेडेबल जोन है। और जब वो इस रेंज से बाहर निकले और बाहर निकलते समय अगर वॉल्यूम का आइडेंटिफिकेशन मिल जाए जो लास्ट स्ट्रेंथ दिखाता है कि प्राइस चलेगा या नहीं चलेगा, तो समझ लीजिए आपके लिए सोने पर सुहागा। जैसे ये इंडेक्स का चार्ट है, स्पॉट प्राइस, तो इसमें आपको वॉल्यूम नहीं दिखेंगे। अगर हम फ्यूचर के चार्ट पर जाएं तो यहाँ पर आपको ये वॉल्यूम ट्रिगर होते हुए दिखेंगे। बहुत ध्यान से देखिए, ये इंट्राडे के लिए बात कर रहा हूँ। जब प्राइस के फॉर्मेशन छोटे हैं तो आप नो ट्रेडिंग जोन में हैं, कोई ट्रेड्स नहीं कर सकते। यहाँ पर ये वॉल्यूम ट्रिगर देखिए,
यहाँ पर रिटेलर इंटरेस्टेड नहीं है, हम लोग यहाँ पर खरीदारी नहीं करेंगे। क्यों? यहाँ पर वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम के साथ प्राइस में मोमेंटम नहीं है। अब प्राइस जो है इस रेंज को ब्रेक करके निकल रहा है और आप गौर कीजिए यहाँ पर वॉल्यूम राइजिंग फॉर्मेशन में आ गया। अब हम समझ गए कि मोमेंटम की शुरुआत हो गई, तो रिटेलर यहाँ पर एंट्री करता है। इंट्राडे पोजीशन इसी तरीके से बनती है, ठीक है। अब एंट्री करने के बाद प्राइस मोमेंटम में गया गया एक ये हाई लगा। अब देखिए वॉल्यूम बढ़ते जा रहे थे, यहाँ वॉल्यूम फिर डिक्लाइन हुआ, मतलब मोमेंटम फिर डेड हो गया। अब हम फिर कोई ट्रेड नहीं करेंगे। कब तक? जब तक ये ट्रिगर प्राइस के बराबर इक्वल मोमेंटम में कैंडल्स हमको फिर दोबारा नहीं मिलती। ये बल्क ऑफ कैंडल्स यहां पर मिली थी, तब मोमेंटम की शुरुआत हुई, तो प्राइस 600, 700, 700 के बाद 800, 800 के बाद 900, 900 के बाद 23,000, 300-400 पॉइंट की रैली देकर गया। यहां पर वॉल्यूम फिर डेड हुए, इतने डेड नहीं हुए, इतने डेड हुए हैं कि रिटेलर सब फिर इंटरेस्टेड नहीं है। हम जैसे अच्छे खरीदार इंटरेस्टेड नहीं है इस प्राइस में। कब इंटरेस्टेड होंगे? आप लो ब्रेक कीजिए और रेड बॉडी साइज कैंडल्स यहाँ पर वॉल्यूम में बड़ी होनी चाहिए, या आप हाई ब्रेक कीजिए तो ग्रीन बॉडी साइज कैंडल यहाँ पर बड़ी होनी चाहिए, मतलब फिर यहाँ पे एक मोमेंटम उठेगा तो हम फिर उसी के साथ होंगे। इंट्राडे में जो ट्रेडर अपनी पोजीशंस को इस तरीके से प्लान कर रहे हैं वो कभी किसी तकलीफ में नहीं आएंगे। बहुत सिंपल अप्रोच के साथ जाइए 2, 3 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ठीक है। चलिए आज के लिए पर्याप्त है, मैंने बहुत साधारण चीज़ों पर बात की है। कोई भी डाउट रह गया हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है। धन्यवाद।